हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा एग्ज़ाम को हमारे पास लगभग 50 दिन बचे रह गए हैं और अभी सिलेबस हमारे पास रिवाइज करने के लिए बहुत सारा बचा हुआ है। और हम वही रास्ता अपना रहे हैं सिलेबस रिवाइज करने की कि एक बार शुरू करते हैं और ख़त्म करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चों, जब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, जब शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, जब हम लोग प्रिपरेशन डेज में शुरू करते हैं, तब मैं एक शब्द बोलता हूँ कि बेटा हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। सिलेक्शन हार्ड वर्क से होता है और ये बात हकीकत है कि सिलेक्शन जो होता है वो हार्ड वर्क से ही होता है। लेकिन आज बच्चों आप लोग को एक बात बताने वाले हैं, हम लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। अब आप जैसे एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट को हर एक टॉपिक को नहीं उठा के पढ़ना है कि अब रिवीजन के टाइम पे अभी भी आप लगे पड़े हो कि हाँ उसका जो है एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास कैसे निकाला जाता है। आपको भी ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको पिछले 10 साल के, जब से नीट शुरू हुआ है 2013 से लेकर के 2023 तक, पिछले 10 साल के जितनी भी एनालिसिस है, मैं वो सारी एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूँ आज कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एक बार जो जनरल ट्रेंड सेट हो जाता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमेशा क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये काम आपको नहीं करना है। मैं माइक्रो एनालिसिस खुद करके लेके आया हूँ, एक एक चैप्टर से कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया ये सब उठा के लेके आया हूँ। आज मैं पूरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करने वाला हूँ कि आपको इसमें कौन से टॉपिक को अब रिवीजन में बेसिकली पढ़ना है और बहुत स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, स्मार्टली पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल्स को मेरा देख रहे होंगे कि नीट 2024 केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू 2013 से लेकर के 2023 तक माइक्रो एनालिसिस करके हम लोग 160 प्लस मार्क को स्कोर हासिल कर सकते हैं। 160 प्लस मार्क्स स्कोर जो है हमारा हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं बेटा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है और खाली ये माइक्रो एनालिसिस से पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा हो तो ठीक। और अभी भी मतलब केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट आपके लिए मिल रही होगी, आपको एक प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको बेसिकली सारे क्रैश कोर्स मैंने डाल रखा है। क्रैश कोर्स में लगभग पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर देता हूँ, कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं उस क्रैश कोर्स के अंदर मेरा ध्यान में फोकस यही रहता है कि वो टॉपिक तो हमसे बिल्कुल भी ना छूटे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो उसके प्लेलिस्ट से भी तैयार कर सकते हैं अपनी, मतलब आप क्रैश कोर्स से भी तैयार कर सकते हैं जो प्लेलिस्ट में दे रखी है। बाकी बहुत सारी चीज़ आपके साथ करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं माइक्रो एनालिसिस की बात कर लेता हूँ कि इसमें करना क्या है। सर देखिए, एक पहला चैप्टर में शुरू करता हूँ। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ये चैप्टर कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए बेटा देखा जाए तो हमारे पास में उसमें कितने, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है कि 6 टॉपिक में बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। तो सर सबसे ज़्यादा टर्म कौन सा पढ़ना आता है, सर सबसे ज़्यादा देखिए, सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म है। सर कंसंट्रेशन टर्म्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली जब आपको रिवाइज करना है तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास जितने कंसंट्रेशन टर्म है, बेसिकली 10 कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक, नॉर्मेलिटी, ये बेसिकली पढ़ने होते हैं। 10 टर्म में से ये मेनली पढ़ने होते हैं। ठीक, तो हमको कंसंट्रेशन टर्म को फोकस करना है और कैलकुलेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन, जैसे आपको कभी भी वेट दे रखा है तो उससे कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयन हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसको भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक, स्टोइकियोमेट्री और प्योरिटी पे भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। तो हमारे ऊपर ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा आप स्टोइकियोमेट्री को दे रखे हो, आप स्टोइकियोमेट्री को देने से बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन को ज्यादा रिवाइज करिए। ठीक है, उसी तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट पे हमारे पास कितने क्वेश्चन दे रखा है, 2 और 1। तो अब समझदार के लिए इशारा काफी है कि आपको कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, मतलब ज्यादा रिवाइज करना चाहिए और किसको कम रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आपको सीक्वेंस में ये इंपॉर्टेंस, देखिए आप लोग को लग रहा हो कि हो सकता हो कि ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रखते हो, लेकिन बेटा ध्यान से समझना, जो बच्चे स्मार्टली वर्क करते हैं, जो सिलेक्ट होने के लायक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके से अपने टाइम को बचाते हैं। ठीक है, वो गधों की तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते एग्जाम के आखिरी टाइम पे कि एक बार मोल कॉन्सेप्ट उठाया तो पूरा दिन मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं। अब स्मार्ट वर्क करना है हमें। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास टॉपिक कौन कौन से बेटा, बेसिकली देखा जाए तो 5 स्टार वाले टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म है, फिर कैलकुलेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद में हम लोग स्टोइकियोमेट्री पे जाएंगे। मोलर मास, एटॉमिक मास को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंपेरिकल फार्मूला पे 1 से 2 सवाल पूछ रखा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं करना है कि इंपेरिकल फार्मूला ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक, अब आगे आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, क्वांटम नंबर। आपको क्वांटम नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो बेसिकली हम लोग कोशिश क्या करें कि हम लोग क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को फटाफट लगाना सीख लें कि क्वांटम नंबर के क्वेश्चन तो हमसे गलत बिल्कुल भी ना हो। ठीक, तो क्वांटम नंबर हो गया हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अभी नीट के पार्ट से हट गया फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन अभी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। मैं फंडामेंटल की डिस्कवरी पार्ट हटी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितना होगा किसी एटम के अंदर, ये तो नहीं पूछा, कितना प्रोटॉन होगा ये तो नहीं पूछा, ये तो भी नहीं हटा हुआ है ना, तो ये भी हमारे पास करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब बोर एटॉमिक मॉडल, अभी जो लास्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे पास ये हैं। कौन कौन से, क्वांटम नंबर ज्यादा पढ़िए, फंडामेंटल पार्टिकल ज्यादा पढ़िए और बोर एटॉमिक मॉडल। तो
ये 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये रहा हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए ऐसा है ना कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी है, डी ब्रॉगली से भी पूछ रखा है, ईएम वेव से भी एक 3 सवाल पूछ रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स में आसान हो जाएगा, अगर फिजिक्स में पढ़ लेते तो यहाँ आसान हो जाएगा। तो आप दोनों में से कहीं एक जगह पे पढ़िए। कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे फिजिक्स में भी है, एसएचएम है, वेव ऑप्टिक्स है, ये एक दूसरे से लिंक है। जब पढ़िए तो एक साथ पढ़िए। जैसे जब आप पढ़िए क्या, जब रेडियो एक्टिविटी पढ़िए तो केमिकल काइनेटिक्स भी टॉपिक को पढ़ लीजिए, ताकि वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है एक साथ आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे काम करने हैं जो आपको स्मार्टली करने होंगे। अगर स्मार्टली आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चंस हो गए, जिसमें हमें सबसे बेसिकली कौन सा करना है, क्वांटम नंबर, फंडामेंटल पार्टिकल और बोर एटॉमिक मॉडल, बस 3 चीज पढ़ना है। अब बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या पढ़ना है सर, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी चीज पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है सर? अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें कौन कौन सा पढ़ना है टॉपिक सर? डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी और इंट्रोपी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये आपको पता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच और माइनस टी और डेल्टा एस, ये जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इस रिलेशंस के क्वेश्चंस को खूब आराम से पढ़िएगा। जिसको जितना पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा आपके सवाल होंगे। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है। वर्क पे भी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए 6 क्वेश्चन पूछा गया कहां से, इस रिलेशन से, फिर 4 क्वेश्चन वर्क से और इंट्रोपी से 3 और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और डेल्टा जी। अब अगर यहाँ की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरी फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स को भी आसानी हो सकती है ना। देखो क्योंकि हीट जो एनर्जेटिक्स वाला टॉपिक है ना, एनर्जेटिक्स वाले टॉपिक को कम पूछने लगा। देखिए बॉन्ड एनर्जी पे 2 क्वेश्चन, हीट कैपेसिटी पे 1 क्वेश्चन और हीट ऑफ कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबस्शन पे। तो एनर्जेटिक्स वाले पे कम पूछ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेटेज किससे उसे बढ़ा हुआ है, फिजिक्स से बढ़ा हुआ है। तो फिजिक्स का अगर वेटेज बढ़ा हुआ है तो हमको क्या फोकस करना है कि हम थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह एक साथ निपटा लें। तो हमारे पास बेसिकली डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच का जो रिलेशन है, इस पे सवाल आप बहुत अच्छे से करिएगा। जितने अच्छे से इस पे सवाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा। ठीक, अब उसके बाद में हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्या, इक्विलिब्रिया। देखिए इक्विलिब्रिया हमारे पास में 2 चैप्टर में डिवाइड होता है, केमिकल इक्विलिब्रिया और एक आयनिक इक्विलिब्रिया। तो केमिकल इक्विलिब्रिया की मैं बात करूंगा, उसमें छोटी छोटी बातें करने वाला हूं पहले, लेकिन ये पूरी इक्विलिब्रिया की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक होता है वैल्यू केएसपी। सर ये टॉपिक किसका नाम है, इसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी। सर सॉल्युबिलिटी नामक टॉपिक है जो आयनिक इक्विलिब्रिया का पार्ट है। एक काम ये समझ लेना कि अगर नीट का पेपर बना है तो सॉल्युबिलिटी से एक क्वेश्चन आना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता कि सॉल्युबिलिटी से आएगा तो आएगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक, अब अगर सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन एक आ रहा है तो इसका मतलब तो यही है ना बेटा कि हमको सॉल्युबिलिटी तो छोड़ नहीं सकते ना, किसी भी मामले में नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पास केएसपी वाली वैल्यू हमको एक बार पढ़नी है। अब आता है केमिकल इक्विलिब्रिया का जो पार्ट होता है केसी और केपी। केसी और केपी निकालना आपको आना चाहिए। केसी और केपी भी बहुत आसान टॉपिक में से है, बस एक बार अगर आपको लगाना आ गया तो तुरंत लग जाता है। तो केसी केपी हो गया। लुईस थ्योरी, अब देखो लुईस थ्योरी और पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीनों मिलकर के 4 और 3 7 और 3 10 क्वेश्चन, ये तीनों एक साथ दे देते हैं। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली केएसपी और केपी और लुईस थ्योरी को पढ़ लीजिए। आपको बफर के पीछे मरे जाते हो, सब लोग मरे रहते हो कि बफर नहीं आता। वैसे मैंने बफर को आपको सिखा दिया कि बफर कैसे पहचानना है। खाली बफर के अंदर तुम्हें पहचानना आ जाएगा ना, खाली बफर पहचानना आ जाएगा तो आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। और ऑस डाइल्यूशन ना सर 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा हुआ है, लेकिन आप वेटेज देखें ना, 11 क्वेश्चन केएसपी, 7 क्वेश्चन केसी केपी और लुईस थ्योरी पे 4 क्वेश्चन। लुईस थ्योरी पे कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है कि हम सबसे पहले जब आयनिक को रिवाइज करें तो सबसे पहले केएसपी और केसी केपी को रिवाइज करें, फिर लुईस थ्योरी को करें और फिर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकलता है, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH, ये तो निकलता है कि नहीं, पीएच और पीओएच निकल जाएगा, तो आराम से फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारे पास में इक्विलिब्रियम का एनालिसिस जो हम आपको देख रहे हैं। आपके पास में ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और उस पर मैं वैसे इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, लेकिन आप एक बार इसको देख जरूर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में मैं आपको एक चीज सिखा रखा हूं बेटा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं। आपको ये देखना भी सिखा रखा है कि आइडियल नॉन आइडियल को पहचानेंगे कैसे। हमने आपको ये भी बता रखा है आइडियल के अंदर, जैसे मैंने बोला था आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। ये 2-3 चीजें मैंने जो सिखा रखी है ना, वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। नॉन आइडियल में पूछेगा डेल्टा जी नेगेटिव, भैया डेल्टा जी सब में नेगेटिव होगा, डेल्टा एस सब में पॉजिटिव होगा, बात बराबर है कि नहीं। और चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम
सर पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाले में पॉजिटिव होगा और निगेटिव वाले में निगेटिव होगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और डेल्टा एस की मतलब उसकी बात करें किसकी, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों क्या होगा, जीरो होगा। अब आपको वहां पे 2-3 छोटी छोटी वैल्यू याद करनी होती है, उसको याद कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग को करना होता है क्वेश्चन, ठीक। अब उसके बाद में आते हैं डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ। हमने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है आपके पास में, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, आरएलबीपी और क्या होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ है। आपको इसका फार्मूला भी पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू में मोलैलिटी, और एक डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू में मोलैलिटी। तो आपको ये सवाल इस पे पूरा आएगा। अब मोलैलिटी का क्वेश्चन दे रखा है तो मोलैलिटी तो आपको आना ही चाहिए। और मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मोलैलिटी नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब उसके बाद में फिर आता है आरएलबीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर। सर 5 क्वेश्चन तो खाली आइडियल नॉन आइडियल पे है, और डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ पे और आरएलबीपी पे। फिर इसके बाद में ये, अब ये कंसंट्रेशन टर्म, देखिए कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे भी है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म यहाँ क्या पूछा हुआ है और आपको मोल कॉन्सेप्ट में बता रखा है, तो बेसिकली दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत वेटेज हो जाता है, ठीक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। वेंट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन बेटा, हेनरी कांस्टेंट और एजोट्रॉपिक मिक्सचर पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 10 साल में। तो मैं आपको बताऊं, हेनरी कांस्टेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों पढ़ लीजिए, उसी से हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे रखा है, जो 2 दे रखा है, HNO3 के बारे में दे रखा है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप कौन है, निगेटिव एजियोट्रॉप कौन है। पॉजिटिव एजियोट्रॉप के एग्जांपल पॉजिटिव निगेटिव डिविजन वाले, और उसका निगेटिव एजियोट्रॉप मतलब क्या नाम, 2 तरीके के एजियोट्रॉप होते हैं। एक क्या होता है बेटा, अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, दोनों के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, तो दोनों हम लोग चेक कर लेंगे, जो टॉपिक मिक्सचर भी हमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे बढ़िया सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ रखा है, 10 क्वेश्चन। और यहाँ जीरो ऑर्डर में कितने पूछ रखा है, 4, अरेनियस में कितने, 5, और रेट ऑफ रिएक्शन में कितना, 3, और यहाँ पे लॉग के वर्सेस आईटी, मतलब लॉग के वर्सेस 1। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अर्हीनियस थ्योरी और रेट ऑफ रिएक्शन और लॉग के वर्सेस 1 बाय मतलब टेम्परेचर का जो रिएक्शन है, 5, 3, 8, 10 क्वेश्चन तो खाली इसी से पूछ रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर और ये अर्हीनियस थ्योरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी पे क्वेश्चन पूछा था। पहली चीज तो हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर 3 रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हमको फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना होगा। फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी रिएक्शंस, कोई भी टॉपिक आपका, यहाँ तक कि आप उसका हाफ लाइफ, उसका के, सब कुछ आपको निकालना चाहिए, के का यूनिट आना चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स के लिए बेसिकली ये करना है बेटा, ठीक है। अगर केमिकल काइनेटिक्स में ये कर लिया तो फिर आपको समझ लेना टॉपिक तैयार हो जाने, खाली फर्स्ट ऑर्डर और अर्हीनियस वाली थ्योरी पूरी, बस। ये लॉग के वर्सेस 1/T का मतलब टेम्परेचर का मैंने रिलेशन भी सिखा रखा है, और मैंने बोला कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे रेट 2 गुना हो जाता है, ये भी सिखा रखा है मैंने, ठीक। तो आप इसको पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों एक साथ इसलिए दे रखा है क्योंकि नीट ने इस बार इसी तरीके से पैटर्न में दे रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स को, तो बहुत अच्छा भी है क्योंकि रिडॉक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत टॉपिक ऐसा होगा जो दे रखा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह दे रखा होता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको सर सबसे पहली चीज देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है, कोलरॉस लॉ पे। अरे बहुत आसान है, मोलर कंडक्टेंस पे पूछता है सवाल, और कोलरॉस लॉ पे पूछता है कि कौन सा आयन कितना टूटेगा, कौन आयन किसके साथ जुड़ेगा, कौन माइग्रेट करेगा, कौन माइग्रेट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन देखा होगा CH3COH का तुमको मोलर कंडक्टेंस दिया होता है, और CH3CONO का दे रखा है, NaCl का दे रखा था, किसको ऐड करके, किसको सब्सट्रेट करके, किसको ऐड करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाना वही है। और मैं आपको बताऊं, नीट ने जो सवाल पूछा ना 2021 में पूछा, 2020 में पूछा है भाई, सवाल ऐसे है ना कि उठा करके सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल उठा करके एनसीईआरटी के दिए हुए एग्जांपल को उठा करके खाली पेस्ट कर दिया, चेप दिया पूरा उठा करके, और वही क्वेश्चन में आ गया है। तो हमारे लिए तो बेहतर ये भी है ना कि एनसीईआरटी का अगर कोई भी एक एग्जांपल दे रखा है बेटा, तो उस एग्जांपल को भी छोड़े ना, जितना अच्छे से वो एग्जांपल कर लोगे उतना ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर देखिए कोलरॉस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआरपी वैल्यू, ठीक। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना ही आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर खूब तरीके से सिखा रखा है, अभी मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, पी ब्लॉक के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर सिखा रखा है, कोऑर्डिनेशन में भी सिखाया है, जब चैप्टर की शुरुआत करता हूँ तब भी मैं सिखा रखा हूँ। तो हर जगह पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सिखा रखा है बच्चों, है ना। तो आपको उसमें बहुत फोकस करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। दूसरा चीज, अभी मैं जेई का 2024 का जेई का पैटर्न बताऊं, जेई के पैटर्न में बताऊं कि आपको वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पूछ रखा था कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, और अभी पिछले 2023 में भी सवाल पूछा है, 2022-21 में पूछ रखा है सवाल। इस तरीके से सवाल पूछ रखा है क्या कि कौन किस तरीके, मतलब कौन कहाँ रिडॉक्स पाए, मतलब सॉरी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ठीक। और यहाँ पे पूछ रखा है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना, 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। ऑक्सीडेशन भी 4 क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये। अब देखो स्पॉन्टेनिटी पे भी रिएक्शंस आता है सेल का, कि ये सेल होगा कि नहीं होगा पॉसिबल। तो सर एसआरपी वैल्यू से चेक करके आएंगे हम लोग। डेल्टा एस भी निकालना आता है, डेल्टा जी भी निकालना आता है हमको। डेल्टा जी में दिया नहीं होता 2 वैल्यू की, किसका पॉजिटिव वैल्यू किसका निगेटिव, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ के आते हैं वहां से भी। तो स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलेगा, डेल्टा जी से। तो सेल से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE होता है, तो उससे सवाल निकालेंगे। अब सर यहाँ 5 क्वेश्चन फैराडे से, इससे भी 5 क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन से देखिए 4 3 7 2 9 यहीं से हो गया। और एक अभी जो देखिए इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, इधर भी वही है। हम आपको बताएं कि नीट ने इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जो हमारे एग्जांपल दे रखा था, जेई ने पूछ लिया, जो एग्जांपल दे रखा था किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में याद है ना, एक क्वेश्चन दे रखा है कि MnO4 का आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ रिएक्शन करिए तो क्या बनता है बेसिक मीडियम में। भाई सीधा सीधा सवाल वही उठा के पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है कि उन सवाल को एक भी एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। हमारे पास एनसीईआरटी सबसे प्राइमरी काम हमारे पास में है कि एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस को हम करें, उसके बाद में किसी दूसरे किताब के ऊपर फोकस करें। हम लोग करते क्या है बेटा, दूसरी किताब को लेके घूम रहे होते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, सारे क्वेश्चंस को करिए। सर देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस, ये देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स में ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन पूछता है, KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको दिख रहा होता है, ठीक। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अब स्ट्रक्चर भी पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे ओलियम का स्ट्रक्चर बता दीजिए, ओलियम का स्ट्रक्चर बता दिया, मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया, कैरोज एसिड का बता दिया, बटरफ्लाई का बता दीजिए। और याद है ट्राइब्रोमो एसीटेट का एग्जांपल भी याद रखा है, ठीक है। और जितने भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के रिडॉक्स के भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। ये कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ पे देखिए बहुत कम हो गया, हम लोग ज्यादा उसी में जूझते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है बेटा, क्वालिटेटिव का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन में कहाँ ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। तो ये वाले सवाल को भी करना है मुझे, थोड़े बहुत करने, ज्यादा नहीं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेटा, जस्ट लाइक अ मोल कॉन्सेप्ट, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर करिए, Q इक्वल टू NFE, यही वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। Q इक्वल टू एक क्वेश्चन होता है ना, W अपॉन में E इज इक्वल टू IT अपॉन में 96500, यही क्वेश्चन है। और इसी पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन करते जाइए, नस्ट इक्वेशन पे करते जाइए, बस। ये कॉमर्शियल सेल और कोरोजन पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा फोकस नहीं करना। ज्यादा फोकस कहाँ करना है मुझे, कोलरॉस लॉ पे। कोलरॉस लॉ के एग्जांपल एक एक रट जाइएगा। एक वैल्यू दे रखी 390 तक का, 390 उसका आंसर आता है, वही 90 वाला 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स, 2 चैप्टर एक साथ हो गए। अब हम आते हैं किसके पास में बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास में बेसिकली 5 चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, और हमारे पास में D&F ब्लॉक है बेटा। 5 चैप्टर हैं और पांचों का वेटेज समझ लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से अगर हटाया गया है, अगर D&F ब्लॉक से उसमें मेटलर्जी अगर हटा दी गई है, S ब्लॉक हटा दिया गया, हाइड्रोजन चैप्टर अगर हटा दिया गया है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो यही, ठीक। तो हमें सबसे पहली चीज देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो दिख रहा है बेटा, वो आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है। देखिए कौन सा दिख रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। हमको सबसे पहले कौन सा करना है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग करेंगे, और उसके बाद में आयनिक रेडियाई। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ क्या है, आयनिक रेडियाई की बात किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सर एटॉमिक रेडियाई भी है, एटॉमिक रेडियस से कम क्वेश्चन पूछ रहा है। आयनिक के क्यों पूछ रहा है, आयनिक पे पूछ लेगा, जैसे आपको एक सवाल होता नहीं है कि O-2 दे दिया है, F- दे दिया है, और आपके पास में N-3 दे दिया है, और आपको ऐसे तरीके से क्वेश्चन दे देता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले। वहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से हैं, इस पे भी सवाल खूब पूछता है, और आयनिक रेडियस के बारे में भी पूछता है कि इसका आयन का रेडियस ज्यादा होगा, ठीक। तो हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर होते हैं तो जिसका एनायन होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, और जो कैटायन होता है वो छोटा होता है। तो आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे हम लोग। IUPAC नॉमेनक्लेचर आजकल बहुत पूछ रहा है कि अगर दे दिया है कोई एक एलिमेंट है 110 है तो इसका नाम क्या होगा, तो अननीलियम 111 मतलब अननीलियम हो गया। 118 दे रखा है। एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक एलिमेंट है 114 एलिमेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर है, 2016-17 का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये 114 है, तो बताइए ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सर इसका तो सर ये 14 लास्ट के 2 डिजिट है, 14 है ना, और हमको ये बात पता है कि 104 से लेकर के 118 तक जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही उसके ग्रुप नंबर होते हैं। तो ये 14 है तो 14 से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरीके से भी सवाल पूछ रखा है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमारे पास। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हमने बोला है कि बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आपको मैंने याद करा रखा है, एम्फोटेरिक वगैरह बता रखा है। तो आपको ये भी फोकस करना है कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है,
आयनिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, टॉपिक में से हैं, जिसको हमको बार बार रिवाइज करना है जब पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए बेटा कि आप कोई भी टॉपिक को अगर 7 से 8 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपका अपना हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब आते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो होने वाला है बेटा वो कौन सा है? हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। कौन सा? वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सर इससे क्या होता है? सर इससे हर एटम का बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं इसीलिए सबसे पहले आप लोग को वेस्पर थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। वेस्पर थ्योरी में आपको क्या सिखाता हूँ कि वेस्पर थ्योरी के अंदर आपको मैं ये सिखाता हूँ कि बताइए कि कोई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके लोन पेयर की पोजीशन कहाँ होगी, सर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी, मतलब वेस्पर थ्योरी से नहीं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बाद में पढ़ाता हूँ, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर किसके किसके बीच में लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, इसका पूरा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? वेस्पर थ्योरी और एमओटी। एमओटी के लिए मैंने आपको जुगाड़ बता रखा है कि जिसका 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, और 3, और चाहे एक इलेक्ट्रॉन बढ़े चाहे एक इलेक्ट्रॉन घटे, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा आधा आधा घटता जाएगा। मैंने ये भी बता रखा है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर के लिए क्या करना होता है। सिंपल सा बात है सर, अगर उसकी बात कर रखा है आपने एमओटी की, तो सर अगर मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो है क्या नाम, अगर इवन आता है तो वो क्या होगा डायमैग्नेटिक, और अगर ऑड आता है तो वो कैसा होगा पैरामेट्रिक। लेकिन इवन में 2 एक्सेप्शन है, 10, 16 और 32, तो इनको हमको छोड़ देना है, बाकी सब क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होते हैं इवन वाले। अब उसके बाद में डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 18 क्वेश्चन दिया, 11 और ये 5 और ये 4 भैया केमिकल बॉन्डिंग तो मुझे लगता है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ छोड़ने वाला है नहीं। और भाई केमिकल बॉन्डिंग भी छोड़ दोगे तो पढ़ोगे क्या? ठीक, तो इसके अंदर तो केमिकल बॉन्डिंग तो पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बट लेकिन फोकस क्या होगा, वेस्पर थ्योरी और बीबीटी सबसे, वेस्पर थ्योरी और एमओटी सबसे ज्यादा होगा। बीबीटी देखिए आता है लेकिन बाद में आता है बीबीटी, तो हमारे पास वेस्पर थ्योरी और एमओटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम लोग आते हैं किसका, पी ब्लॉक के अंदर। देखो पी ब्लॉक के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पी ब्लॉक में पढ़ें क्या। सर नाइट्रोजन का कंपाउंड HNO3 पढ़ना ही है, डाइबोरेन पढ़ना ही है, सिलिकॉन अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन देखिए सिलिकॉन से पहले पूछा जाता था, अभी छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बोरैक्स, CO2, अमोनिया और इसके प्रिपरेशन जैसे हैबर प्रोसेस क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। PCl5, N2 और O2, और सर इसके अंदर अब क्या होगा, ओजोन और B3, N3S6, क्या नाइट्रोजन, अब बोरैक्स, ये सब तो है ही है, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये सब भी टॉपिक इसके अंदर अब इंक्लूड होंगे, क्योंकि पी ब्लॉक से अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट खत्म हुए हैं, मतलब सेकंड एलिमेंट खत्म हुआ है हर पी ब्लॉक का, तो फर्स्ट पीरियड पे अगर प्योरिटी बढ़ेगी तो हमारे पास इसका इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्थोबोरिक एसिड, ओजोन, इस सब पे टॉपिक पे बढ़ेगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे भी हमारे पास बढ़ेगा। तो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रिक एसिड, डाइबोरेन तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि इनऑर्गेनिक बेंजीन, वो भी कहाँ से आएगा, वो भी डाइबोरेन से ही आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक। फिर उसके बाद में हम आते हैं किसके पास में बेटा, हमारे पास नया टॉपिक जो है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हर टॉपिक को टच किया हुआ है, हर टॉपिक को, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये पूछता है कि बताइए मैग्नेटिक मूवमेंट, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे, वो खाली एक ही चीज पूछेगा। ठीक है, खाली एक चीज पूछता है क्या, कि मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे म्यू की वैल्यू, तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया क्या, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, इसका कार्बोनिल कंपाउंड का, जैसे जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको बता रखा था ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग, आपको इसमें 2-3 चीजें पूछ लेता है, किसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग से CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, ये सब पूछ लेता है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, 2 तरीके का होता है, सिग्मा प्लस पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये 2-3 चीजें पूछता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ऑसिलेशन और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास बेसिकली ये जितने भी 3-3 क्वेश्चन वाले हैं, ये तो लगभग इंपॉर्टेंट है ही है, इसको मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, और पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन इससे पूछा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, यूज से भी पूछा है। VBT स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आप लोग बहुत पढ़ते हो, CFSC से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इसी से पूछ रहा है। और अभी तो नया ताजा क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, ये लिगेंड के ऊपर और आपके पास में कंपाउंड के ऊपर ही पूछ रखा था कि इस बार बताइए, पूछ रखा था क्वेश्चन की होमोलिप्टिक कौन सा होगा, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो इन सब पे सवाल को पूछना शुरू कर दिया है, तो इसका भी टॉपिक आप एक लोग देख लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर बात करूं बेटा, तो एफ ब्लॉक से कम 8 क्वेश्चन पूछा है, और एफ ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं है बेटा, एफ ब्लॉक के अंदर खाली इतना याद रखना है कौन सा ट्रांस यूरेनिक है, और आपका जो ये
63 64 70 71 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 63 64 लेंथनॉइड वाले का है ना। और आपको ये याद रखना है रेडियस की, तो रेडियस की बात करें तो EU का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सीरियम से लेकर के नीचे तक घटेगा ही घटेगा रेडियस, है ना। बस ये 2-3 बातें याद रखनी है। अब KMnO4 K2 Cr2 बेटा देखिए कंपाउंड के अंदर जो 2 ही कंपाउंड तो हैं डी एंड ब्लॉक के अंदर, KMnO4 K2 Cr2 इसका आपको डिटेल स्टडी करना ही करना है, आपको छोड़ नहीं सकते इसका, ठीक। तो KMnO4 K2 Cr2 पढ़ लीजिए। और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, अब इसके अंदर क्या पढ़ोगे, इतना छोटा टॉपिक है ये, तो इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं। डी ब्लॉक के अंदर ये 3 टॉपिक अगर पढ़ लिया है तो आपको सब तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे से रखा है डी एंड ब्लॉक को, तो आप ये बात देख लीजिएगा। देखिए जो हमने आपको लेक्चर दे रखा है, क्रैश कोर्स का जो लेक्चर दे रखा है, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। वो क्रैश कोर्स नहीं है, एक्चुअली टॉपिक ही है, ठीक है। आपको बस जल्दी में पढ़ाया ताकि आपको रिवाइज कर सको। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट में चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक। डी एंड ब्लॉक हो गया। अब हमारे पास आते हैं बेटा इसकी ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली ऑर्गेनिक में ही सबसे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक को छोड़ा जाए। सबसे पहला चीज बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। सर सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछा है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से पूछा था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एनिलीन किसको बोलते हैं, पायरॉल किसको बोलते हैं, पायरॉल के अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा, पायरॉल के अंदर रेजोनेंस होगा, एनिलीन के अंदर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, एंथ्रासीन क्या होता है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसको आपको रिवाइज करना ही करना है, जिससे आप बच नहीं सकते। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में आपके पास में आईयूपीएससी भी अब करना ही पड़ेगा। आईयूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तो 3-3 चैप्टर हैं। अब आइसोमेरिज्म के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और किससे पूछता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल से। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब जितना टॉपिक है ना, तो इसमें से तो खैर इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब नहीं पढ़ोगे ना, ये नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपसे सवाल लगेगा नहीं। अब सवाल आता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपने खूब पढ़ते हैं। सर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते तो खूब है, लेकिन अब रिवाइज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म की कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे बढ़ जाना है। सीधा चैप्टर कहाँ जाना है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन को वहाँ सीखना क्या, अल्केन। अल्केन का देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था उड्स रिएक्शन। अब उड्स रिएक्शन जब पढ़िए तो उड्स के साथ में सारी रिएक्शन पढ़ लीजिए। उड्स रिएक्शन पढ़ लीजिए, फ्रैगनेंट रिएक्शन पढ़ लीजिए, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लीजिए, उड्स फिटिक पढ़ लीजिए, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन उड्स टाइप वाली होती हैं सबके सब एक साथ पढ़ लीजिए। कन्फर्मेशन आइसोमर, ये आइसोमर का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, तो लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन। गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये सारे टॉपिक को पूछता है, ठीक। तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। अल्कीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है अल्कीन के अंदर जिसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और उसका सिंपल है, ओजोन के अल्कीन डबल बॉन्ड बना हुआ है, बीच से काटो, इधर ऑक्सीजन लगाओ, इधर ऑक्सीजन लगाओ, बन गया कंपाउंड, ठीक। तो ये वाला काम। अब तुमको अल्कीन के अंदर एक चीज, मार्कोनिक रूल के हिसाब से कौन सा बनेगा, एंटी मार्कोनिक के हिसाब से कौन सा बनेगा, याद है सर आपको जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करा रखी है सारी की सारी, ठीक है। अब उसके अंदर कौन मार्कोनिक वजह से हाइड्रोबोरेशन वाला है, एंटी मार्कोनिक के हिसाब से बन रहा है, तो वो क्वेश्चंस को हमको याद रखना है कि कैसे आपको बढ़ना है आगे, ठीक। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या है, आप कन्वर्जन को चेक कर लोगे कि कन्वर्जन कहां से पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैं एक बात बताऊं ना, कन्वर्जन जो सवाल है ना, कन्वर्जन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं अब तक, वो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पाओगे। तो बेहतर कोशिश है कि आप किसी बुक से क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी का सारा कन्वर्जन वाला रिएक्शंस आप एक साथ पढ़ डालिए, सारा कन्वर्जन एक साथ पढ़िए, ठीक है। कन्वर्जन का रिएक्शन उठाइए, एक चैप्टर उठाए, पूरा कन्वर्जन करते, खुद से करते चलेंगे, खुद से करते, क्या रिएजेंट लेना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएजेंट लेना है, क्या प्रोडक्ट बना, एक बार करना शुरू कर दोगे आपको आ जाएगा, आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिलेगा। आप मैं लिख करके दे सकता हूं कि एनसीईआरटी के बाहर का कन्वर्जन पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी बस तो थोड़ा सा अदला बदला पूछेगा, बहुत ज्यादा कन्वर्जन डिफरेंट नहीं पूछेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि आप कर लीजिए। नहीं भी कर पा रहे हो तो मैं एक वीडियोस आपको देने वाला हूं, कन्वर्जन के ऊपर एक वीडियोस आएगा कि जितनी भी कन्वर्जन की रिएक्शंस हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का अलग, सारे चैप्टर का अलग कन्वर्जन होगा, वो कन्वर्जन रिएक्शंस आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और कर लीजिए खुद से, ठीक है। तो कोशिश करिए, जो भी चीजें आपको जरूरत लगती हैं वो आप हमको कमेंट कर दिया करिए यूट्यूब के अंदर कि आपको क्या क्या जरूरतें हैं, तो मैं उसको आपको पूरी कर सकता हूं, मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। देखिए जो हमसे हो सकता है बेटा आपके सिलेक्शन के लिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं, प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूं, मेंटरशिप बैच भी चला रहा हूं, मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं कि उसके अंदर किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, वो अपने एग्जाम्स को आखिरी दम तक लगे रहें, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। तो हमारे पास ये हो गया अल्केन और ये हो गया कन्फर्मेशन आइसोमर, और अल्कीन के अंदर ओजोनोलिसिस हो गया, और इस अल्कीन के अंदर कितने क्वेश्चन है बेटा, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के हिसाब से कन्वर्जन हो गया हमारे पास में। हाइड्रोकार्बन के बाद में हमारे पास नया चैप्टर कौन सा आता है, हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, ठीक है। हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, हेलो अल्कीन हेलो अरीन के अंदर 2 ही सवाल तो पूछता है सबसे ज्यादा, हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि सेट जब
जब होगा। ठीक, आपको सारे रिएक्शन को याद करना होगा, हॉफमैन किसमें और सेटजब में। अब ये सवाल से ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल तो SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर। अब SN1 SN2 के अंदर क्यों ना पूछे सर, सारे के सारे नेम रिएक्शन तो SN1 SN2 के अंदर हमने पढ़ रखा है, याद है ना, नेम रिएक्शन देख लो, SN1 SN2 ये पूरा अगर देख लिया जाए खाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो 10 2 12 2 14 क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन में, जैसे कौन सा, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ठीक है, रीड्स रिएक्शन, ये सब के सब किसके हैं, सब तो सब अल्काइल हैलाइड की पार्ट है ना बेटा। तो हमारे पास SN1 SN2 तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके बाद में क्या आता है, नेचर ऑफ रिएक्टिविटी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये तो स्टीरियो तो जानते हो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा एक साथ पढ़ना होगा आपको। ठीक, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसके अंदर, SN1 SN2 SNAR पढ़ा और नेम रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा पढ़ लिया। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाकी बॉन्ड की रिएक्टिविटी एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल, सर अल्कोहल बनता कैसे है, हाइड्रोबोरेशन से, डिहाइड्रेशन से, प्रिपरेशन बाय फिनॉल बाय क्यूमीन, एसिडिक नेचर। सर सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा जाता है, विलियमसन एथर सिंथेसिस और क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI। अभी तो खैर ये तो मैंने आज ही क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया था कि क्लीवेज ऑफ ईथर को जब क्लीवेज कर रहे थे तो हमने कहा था SN1 कहाँ पे होगा, SN2 कहाँ पे होगा, कब SN1 प्रोसीड करेंगे, आई हमेशा छोटे वाले के साथ कब लगेगा, बड़े वाले के साथ कब लगेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको आज ही सिखाई थी। खैर इसको आपको करना है तो करना है। ठीक है, ये आपको छोड़ नहीं सकते, क्लीवेज ऑफ ईथर और कौन सा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और ये जो क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमीन वगैरह। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या ऑर्गेनिक के अंदर कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो छोड़ने वाला नहीं है तो सर पढ़ने का पूरा पढ़ें, हाँ पढ़ो पूरा, लेकिन NCERT से, जितना NCERT से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर आपका स्कोर आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको NCERT पे फोकस रहना है। फिर उसके बाद में एक नया टॉपिक पे हम लोग आते हैं, किस पे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सारे नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, कौन कौन सा रिएक्शन, जितने भी आपको नेम रिएक्शन याद है सब के सब कहाँ आते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन पे, उस पर कार्बोनिल कंपाउंड पे आते हैं। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड पे आते हैं तो नेम रिएक्शन को थोड़ी सी इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। तो इज्जत देंगे तो कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हमारे पास में। सर नेम रिएक्शन यहीं से पूछा जाता है तो यहीं पे आएगा कि नहीं, तो 9 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 5 क्वेश्चन कन्वर्जन के। मैंने कहा था ना कन्वर्जन आप कहीं भी शुरू करिए, सबसे ज्यादा कन्वर्जन NCERT से ही पूछा जाता है। NCERT के कन्वर्जन को पढ़ लीजिए। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा, एडिशन एलिमिनेशन, मतलब ये एडिशन एलिमिनेशन क्यों बोला है सर, दिस इज एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव रिएक्शंस पे है। ठीक, तो अब इसके बाद में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सवाल है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके लिख लिया करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास में। ठीक, अमाइंस के अंदर अगर देखें बेटा तो अमाइंस के अंदर हमारे पास में रिएक्शन विथ HNO2, सबसे ज्यादा सवाल इसमें किससे पूछा जाता है, नेम रिएक्शन से। इसके अंदर भी नेम रिएक्शन से कितने 8 सवाल पूछे हुए हैं। इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, ठीक है, हर तरीके से डाई का बनना, तो ये सब सवाल है। नेम रिएक्शन पूछा हुआ है तो उठा के कर देना, कुछ नहीं करना, हमको खाली उठा के पढ़ ही तो लेना है। ठीक, कन्वर्जन, इसके अंदर भी कन्वर्जन से 4 रिएक्शंस पूछ रखा है, तो कन्वर्जन भी भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम साल्ट से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन, तो लगभग अमीन का भी लगभग सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन हमको एल्डिहाइड कीटोन का और अमीन का ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, बस NCERT उठाना है, NCERT के अंदर जो दे रखा है वही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, अमीन्स हो गया। अमीन्स के बाद बायोमोलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। देखो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी आपके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार बायोमोलिक्यूल पढ़ लें तो उसके बाद में हमारी बायोलॉजी भी हो जाएगी, हमारी केमिस्ट्री भी हो जाएगी। एक सवाल नहीं 2-3 सवाल मिल जाएंगे हमको बायोमोलिक्यूल से, एक 2 हो सकता है केमिस्ट्री से मिल जाए और एक सवाल आपको कहाँ से मिल जाए, बायोलॉजी से। ठीक है, तो हमारे पास ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, सॉरी बायोमोलिक्यूल की जगह ये एक्चुअली थोड़ा सा, ये बायोमोलिक्यूल नहीं है बेटा, ये क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ये, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको POC बोलते हैं। POC के अंदर देखिए प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन खूब पूछता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पूछता है, और टेस्ट फॉर ग्रुप। ठीक, तो टेस्ट फॉर ग्रुप जैसे अनसैचुरेशन टेस्ट कौन दे देगा, कार्बोनिल टेस्ट कौन दे देता है, और पूछ लेता है कि अल्कोहल का मतलब टेस्ट कौन दे देगा। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट कौन दे देगा, और टॉलेंस रिएजेंट किसका टेस्ट देता है, ये सब फेलिंग सॉल्यूशन किसका टेस्ट देता है। तो ये छोटे छोटे जिसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, तो यहाँ से सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर के बेटा हमने आपको इस चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के बारे में आपको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि किस टॉपिक
टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि आपको इसको एक बार बना लेना चाहिए, अपने एक डायरी बना लेना चाहिए कि आपको डायरी के अंदर कितने कहाँ पे पॉइंट हमने लिख रखे हैं, ताकि उसको आप रिवाइज जब करते चलें तो आपको उसको एक बार देख लेना चाहिए। हर टॉपिक को रिवाइज करने से पहले आपको एनालिसिस देख लेनी चाहिए कि सवाल कहाँ से पूछा गया है, ताकि आपको ज़्यादा पता हो पाए कि हमको रिवाइज क्या करना है और किस टॉपिक को करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में लगभग पूरी चैप्टर की एनालिसिस को मैंने बता दिया है। बच्चों आप लोग बहुत मेहनत करिए, अभी भी आपके पास में स्कोर, अभी भी जितना दिन बचा हुआ है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है, आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मतलब टेलीग्राम पे मैं आप जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे हर चीज़ भेज देता हूँ। आप ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास में यूट्यूब पे आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए, मैं उन सारी चीज़ को आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अभी KYC पेपर हो रहा है आपके यहाँ, क्लासरूम में टेस्ट होने लगे हैं, क्लासरूम में KYC टेस्ट होने लगे हैं। जिनको ऑनलाइन भी टेस्ट की ज़रूरत है बेटा, उनको टेलीग्राम पे पेपर मिल जाएगा, वो टेलीग्राम पे अपना ज्वाइन कर लें चैनल को, और वो भी जो है अपना वहाँ से टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो आपने इसमें देख रखी होगी, एक वीडियो इसमें दे रखी है 75 डेज़ का, जो हमने एक प्लान बनाया था, 75 डेज़ विदाउट वेस्ट। तो उसमें जो जो प्रोग्राम मैंने बोला था वो प्रोग्राम सारे हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी उस चीज़ को देख लें कि कैसे हमने बताया था, क्या करवाया था। ठीक है, क्योंकि अभी भी पढ़ाई को बहुत कंटिन्यू रखना है, अभी भी 14-15 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी आनी चाहिए, मतलब क्लासरूम को लेकर के, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।